नमस्कार साथियों। पिछली क्लास में अपन ने मुद्रा का जो परिमाण सिद्धांत है उसके बारे में अध्ययन किया था। उसकी अ, परिभाषा और उसकी मान्यताओं पर प्रकाश डाला था। आज अपन इस क्लास में फिशर के सिद्धांत की व्याख्या पर प्रकाश डालेंगे। एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रांजैक्शन अप्रोच, यानी कि सौदों के दृष्टिकोण की व्याख्या करेंगे। यानी कि हम जानते हैं कि फिशर ने हमें ये बताया है, अर्थात फिशर ने मुद्रा के परिमाण सिद्धांत में ये बताया है कि मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर के बीच क्या संबंध पाया जाता है। ऐसे उन्होंने ये भी बताया कि मुद्रा की मात्रा और मुद्रा के मूल्य में क्या संबंध पाया जाता है। यानी कि देखिए फिशर के द्वारा, यानी कि फिशर के अनुसार मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर में सीधा प्रत्यक्ष आनुपातिक संबंध पाया जाता है, जिसका ये तात्पर्य है कि मुद्रा की मात्रा दुगनी कर दी जाए तो कीमत स्तर भी दुगना होता है। ये फिशर का कहना है। दूसरा, उन्होंने ये भी बताया कि अगर मुद्रा की मात्रा दुगनी कर दी जाए तो मुद्रा का मूल्य आधा होगा। तो इस संबंध में उन्होंने, यानी कि इसकी जो व्याख्या है वो समीकरण के आधार पर की है। तो फिशर का प्रथम समीकरण है एम वी इक्वल टू पी टी। एम वी इक्वल टू पी टी। एम है मुद्रा की पूर्ति, मुद्रा की मात्रा। वी है मुद्रा का लेन देन चलन वेग या मुद्रा का आय प्रचलन वेग। अर्थात मुद्रा का आय प्रचलन वेग का मतलब, यानी कि एक निश्चित समय अवधि में मुद्रा वस्तु और सेवाओं के लेन देन में कितने हाथों से गुजरती है, उसे मुद्रा का आय प्रचलन वेग कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक वर्ष में मुद्रा 5 हाथों से गुजरती है तो मुद्रा का आय प्रचलन वेग 5 होगा। यहाँ पर देखिए, एम तो है मुद्रा की मात्रा, वी मुद्रा का आय प्रचलन वेग, पी यानी कि सभी प्रकार की वस्तु और सेवाओं की कीमतें हैं, और टी है सौदों की संख्या। अब इस समीकरण को अपन वी एम वी इक्वल टू पी टी को अपन यूँ भी लिख सकते हैं, पी इक्वल टू एम वी अपॉन टी। अब यहाँ अगर मान लीजिए कि अपन वी यानी कि मुद्रा का आय प्रचलन वेग वी और सौदों की संख्या टी को अगर स्थिर मानते हैं तो समीकरण में अपन देखते हैं, अगर इन दोनों को स्थिर मानते हैं तो मुद्रा की मात्रा एम और कीमत स्तर में प्रत्यक्ष अर्थात आनुपातिक संबंध होगा। और इसको अपन एक उदाहरण के द्वारा भी दर्शा सकते हैं कि एम का मान लीजिए कि 100 है, वी मुद्रा का आय प्रचलन वेग अपन 4 लेते हैं, टी सौदों की संख्या 50 लेते हैं, तो पी का मान निकालें अपन तो पी इक्वल टू एम वी अपॉन टी होता है। एम और वी और टी का मान रखेंगे तो ये अपने पास ऐट आएगा। अब यदि एम को अगर दुगना करते हैं कि मान लीजिए कि पहले अपने पास एम 100 थी, अब एम का मान अपन 200 करते हैं, तो ऐसी स्थिति में पी का मान भी दुगना होगा, यानी कि पी 16 होगा, 16 होगा। जिसका ये मतलब है कि अगर मुद्रा की मात्रा दुगनी करते हैं तो कीमत स्तर भी दुगना हो जाता है। दूसरा समीकरण देखिए, दूसरा समीकरण फिशर का दूसरा समीकरण है। फिशर ने मुद्रा के परिमाण सिद्धांत का दूसरा जो समीकरण है वो इस प्रकार दिया है, एम वी प्लस एम प्राइम वी प्राइम इक्वल टू पी टी। जहाँ पर यानी कि एम वी है करेंसी मुद्रा, जिसमें सिक्के और पत्र मुद्रा दोनों लेते हैं, और वी है करेंसी मुद्रा का आय प्रचलन वेग, एम प्राइम है साख मुद्रा, और वी प्राइम है साख मुद्रा का प्रचलन वेग, पी है सामान्य कीमत स्तर, और टी है सौदों की संख्या। अभी समीकरण को एम वी प्लस एम प्राइम वी प्राइम इक्वल टू पी टी को अपन यूँ भी लिख सकते हैं, पी इक्वल टू एम वी प्लस एम प्राइम वी प्राइम अपॉन टी। इस प्रकार से भी अपन लिख सकते हैं। और जैसे अपन ने पहले एग्जाम्पल दिया था, इनकी संख्या मान रख करके भी अपन, यानी कि मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर में संबंध देख सकते हैं। और दूसरी बात, अपन इसको डायग्राम के आधार पर भी अपन समझा सकते हैं कि इसका जो डायग्राम है वो देखिए, डायग्राम अपन जब बनाते हैं तो इसका जो मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर के बीच पाए जाने वाला
संबंध है उसको दर्शाने वाला जो वक्र होगा वो धनात्मक ढाल का होगा। और धनात्मक ढाल का मतलब इस डायग्राम में यानी कि इसमें नीचे तो अपन लेते हैं मुद्रा की मात्रा, और इधर अपन लेते हैं कीमत स्तर। नीचे तो अपन मुद्रा की मात्रा लेते हैं, इधर अपन लेते हैं कीमत स्तर लंबोत अक्ष पर। और इस प्रकार से ये डायग्राम से भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरा उन्होंने बताया कि मुद्रा की मात्रा और मुद्रा का जो मूल्य है उसमें विपरीत संबंध पाया जाता है। मुद्रा की मात्रा मुद्रा के मूल्य में विपरीत संबंध पाया जाता है, उसको डायग्राम के आधार से भी समझा सकते हैं। इस डायग्राम में यानी कि नीचे वही मुद्रा की मात्रा लेते हैं, इधर मुद्रा का मूल्य लेते हैं, और उसका जो डायग्राम होता है वो ऋणात्मक ढाल का होता है। अर्थात यह एक आयताकार हाइपरबोला की तरह का होता है, आयताकार हाइपरबोला की तरह का होता है। और इसको भी अपन यानी कि एग्जाम्पल के माध्यम से अपन न्यूमेरिकल के माध्यम से भी अपन समझा सकते हैं। यानी कि एम वी और एम प्राइम वी प्राइम और टी का मान रख करके अपन यानी कि कीमत स्तर है वो मुद्रा का जो मूल्य है या मुद्रा की कीमत स्तर का भी अपन मान ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार से अपन इसको एक समीकरण के आधार पर और डायग्राम के आधार पर इसका एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब देखिए आप फिशर के सौदा जो दृष्टिकोण है उसकी आलोचना है। यानी कि पहली है इसकी अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित, पहली आलोचना है इसकी अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित। फिशर का समीकरण अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है। इस दृष्टिकोण में करेंसी मुद्रा का आय प्रचलन वेग v व साख मुद्रा का आय प्रचलन वेग v प्राइम को स्थिर माना गया है, जबकि यह स्थिर नहीं रहता है। साथ ही ये भी माना गया था, यह भी अपन लेकर चले थे कि करेंसी मुद्रा एम और साख मुद्रा एम प्राइम का अनुपात स्थिर रहता है, जबकि व्यवहार में अनुपात स्थिर नहीं रहता है। पहली आलोचना तो ये है। दूसरी इसकी आलोचना है मुद्रा की पूर्ति को अधिक महत्व, यानी कि इस दृष्टिकोण में मुद्रा की पूर्ति को अधिक महत्व दिया गया है। अर्थात इस सिद्धांत में मुद्रा की मांग की अपेक्षा मुद्रा की पूर्ति को अधिक महत्व दिया गया है। तीसरी इसकी आलोचना अपने इस आधार पर कर सकते हैं कि इस सिद्धांत में मुद्रा की मात्रा के परिवर्तन का प्रभाव तो कीमत स्तर पर बतलाया गया है, जबकि कीमत स्तर में होने वाले परिवर्तन का प्रभाव मुद्रा की मात्रा पर नहीं बतलाया गया है, जिससे इसकी उपयोगिता सीमित हो जाती है। जैसे मुद्रा की मात्रा दुगनी होने पर कीमत स्तर भी दुगना हो जाता है, जबकि आजकल ये भी देखने को मिलता है कि कीमतों में वृद्धि होने के कारण मुद्रा की मात्रा बढ़ाई जाती है। अगली आलोचना है मुद्रा संचय कार्य की उपेक्षा। इस सिद्धांत में मुद्रा संचय कार्य की उपेक्षा की गई है, यानी कि फिशर के शोधों के दृष्टिकोण में यह माना गया है कि मुद्रा का संचय नहीं किया जा सकता, जबकि आलोचक कैम्ब्रिज जो अर्थशास्त्री है उनका यह कहना है कि व्यक्ति अपनी भावी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मुद्रा का संचय कर सकता है। अगली आलोचना है कि सिद्धांत पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है, जबकि व्यवहार में विश्व में किसी भी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार नहीं पाया जाता है। अगली इसकी आलोचना इस आधार पर भी कर सकते हैं कि इसमें सौदों टी की मात्रा को स्थिर मानकर चलते हैं, जबकि सौदों की संख्या स्थिर नहीं रहती है, यानी कि लेन देन स्थिर नहीं रहते हैं। अगली है कि यह सिद्धांत पूर्ण प्रतिस्पर्धा की मान्यता पर आधारित है, जबकि व्यवहार में किसी भी अर्थव्यवस्था में पूर्ण प्रतिस्पर्धा दिखाई नहीं देती है। अगली इसकी आलोचना है कि यह अल्पकाल में लागू होता है। अपन ये मान के चलते हैं कि यह सिद्धांत है वो अल्पकाल में लागू नहीं होता है। अर्थात इस सिद्धांत का इस दृष्टिकोण का संबंध दीर्घकाल से है, जबकि कीन्स का यह कहना है कि दीर्घ काल में तो हम सब मर जाएंगे। यानी कि ये किसका कहा हुआ है कई बार एग्ज़ाम में, यानी कि जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे उनमें ये पूछा जाता है कि दीर्घ काल में तो हम सब मर जाएंगे। यानी कि ये किसने कहा है, ये केन्स ने कहा है। यानी कि केन्स ने यह कहा है कि दीर्घ काल में तो हम सब मर जाएंगे। अतः हमारे लिए ऐसे सिद्धांत का क्या महत्व जो केवल दीर्घकालीन परिवर्तनों को ही समझाए। ये सिद्धांत अल्पकाल में वार्षिक परिवर्तनों को समझाने में असमर्थ पाया गया है। अतः इस आधार पर इसकी आलोचनाएं की जाती है। अगला है कि इस सिद्धांत में मुद्रा के प्रचलन वेग को स्वीकार किया गया है, लेकिन वस्तुओं के प्रचलन वेग के प्रभाव को नहीं माना गया है। साथ ही इसमें समय अंतराल की उपेक्षा भी की गई है। आलोचकों के अनुसार इनकी मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन का कीमत इस पर तुरंत प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि ये प्रभाव धीरे धीरे कुछ समय अंतराल पश्चात पड़ता है।
ये संभव है कि इस अवधि में कुछ ऐसे प्रभाव पड़ जाएं जिनके कारण मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन का प्रभाव समाप्त हो जाए अथवा कुछ सीमा तक अप्रभावी हो जाए। इस प्रकार यह सिद्धांत समय विलंब की व्याख्या नहीं करता है। ये इसके आलोचनाएं हैं। और ये जो मुद्रा का परिमाण सिद्धांत यानी कि जिसमें फिशर का जो नगद बकाया दृष्टिकोण है उसका अपन ने अध्ययन किया और इसको समझा। बाकी आगे अपन करेंगे। धन्यवाद।